कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नहीं रही कांग्रेस के कद्दावर नेता इंदिरा हृदयेश, कांग्रेस समेत बीजेपी के कई नेताओं ने जताया शोक। उत्तराखंड में 8000 किलो चरस बरामद, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, 2 पुलिस जवान भी गिरोह में शामिल। चोरी के शक में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, लाठी और पाइप से बीच सड़क पर धोया, वीडियो वायरल। और पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का किया पर्दाफाश, गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, युवकों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करते थे। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आपण उत्तराखंड में स्वागत है आप सभी का। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज राजनेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का आज निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के उत्तराखंड सदन में अंतिम सांसें ली। डॉक्टर हृदयेश का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक में भाग लेने के लिए वो शनिवार को राजधानी पहुंची थी, जहां आज उत्तराखंड सदन में कमरा नंबर 303 में उनकी दिल की धड़कन रुकने से मौत हो गई है। उनके शव को उत्तराखंड ले जाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। यूपी में अलग होकर बने उत्तराखंड से पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश राज्य में विपक्ष की कद्दावर नेता थी। धीर गंभीर अंदाज और राजनीतिक परिपक्वता की वजह से विपक्षी नेता भी उनका सम्मान करते थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उत्तराखंड की इस दिग्गज राजनेता के निधन पर शोक जताया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि इस दुखद समाचार से मन दुखी है। पूर्व सीएम ने लिखा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई पदों को सुशोभित किया है और विधायिका के कार्य में परंपरागत हासिल भी की है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और परमपिता परमेश्वर से विनती करता हूं कि वो इंदिरा बहन जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। वहीं उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन पर उत्तराखंड सदन पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश का जाना कांग्रेस के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता की वापसी की लड़ाई लड़ी थी 2000 और 2002 तक। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, वो सीएलपी लीडर थी और रात दिन उनमें एक जिसको कहते हैं युवा उत्साह था और एक मार्गदर्शक भी थी, एक गार्जियन भी थी। इंदिरा हृदयेश जी का जाना उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, एक अपूरणीय क्षति है। वो एक बहुत ही विदुषी महिला थी, संसदीय विधाओं की वो मास्टर थी। एक प्रकार से एमएलएज के लिए, बड़े अनुभवी एमएलएज के लिए भी, हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। इस मुहिम तहत हर रोज ग्राम पंचायतां ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ,
ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और उत्तराखंड कांग्रेस के नेता इंदिरा हृदयेश को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता उत्तराखंड सदन पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। Being a leader of opposition, her work was actually appreciated by the entire people of Uttarakhand. During this COVID period also, she worked a lot for the people, those who are affected COVID. As far as Congress party concerned, we lost a sincere leader, devoted her life for entire Congress party and Uttarakhand state. But actually it is a very shocking news for all of us, because I think we are all preparing next assembly election. PCC president, CLP leader, ex-CM and our in charge, all other leaders are all discussing about the Congress election strategies. Meanwhile, we lost a strong leader. Actually, it is a sad news for all of us. Personally, I lost my senior sister. She used to come us and we have discussed so many things during this COVID period and also before that also. Actually, what can I say now? उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और नेता विपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई पदों को सुशोभित किया है। उनके निधन को उन्होंने राज्य की बड़ी क्षति के साथ अपनी निजी क्षति भी बताया है। उन्होंने मां गंगा से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति के लिए भी प्रार्थना की। आज नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी के देहांत का समाचार मिला। निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय सा इस प्रकार ये विषय लग रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इंदिरा जी से मेरी बातचीत हुई थी। इंदिरा जी उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़े नेता के तौर पर हम उनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से और उत्तराखंड की राजनीति तक हमेशा उन्होंने एक पॉजिटिव राजनीति कैसे की जाती है ये उनसे सीखने को मिला है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधानसभा में रही, उत्तराखंड की विधानसभा में रही, और जब कांग्रेस की वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित काला फीता बांधकर मौन आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर उपेक्षा आरोप लगाया है। इससे पहले चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला भी फूंका था। साथ ही बोर्ड रद्द करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई थी। उन्होंने अब ये कहा है कि बोर्ड को जल्द से जल्द अगर रद्द नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने बोर्ड में मनोनीत सदस्यों का चयन निरस्त करने की मांग भी की है। केदारनाथ में लगातार 3 दिन से तीर्थ पुरोहित काला फीता बांधकर देवस्थानम बोर्ड का विरोध करते हुए मंदिर परिसर में धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष बोर्ड गठन से पहले ही वो आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है। स्थिति ये है कि बोर्ड को भंग करने के बाद उसे विस्तार दिया जा रहा है, जो कि तीर्थ पुरोहित की भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और मंदिरों पर कब्जा करने की रणनीति तैयार की जा रही है, जिसे बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। जय श्री केदारनाथ। जैसे कि तीर्थ समाज केदारनाथ जो देवस्थानम बोर्ड है उसका जो है पुरजोर विरोध करता है। पूर्व में भी जो है हम लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं और हमारा आज तीसरा दिवस है कि जिस दिन आज हमारा सांकेतिक जो है मौन इस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में है। हम देवस्थानम बोर्ड जो हम पे रखा गया। हरिद्वार में संपन्न हुए कुंभ 2021 के दौरान स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों की कोरोना जांच में बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। कोरोना टेस्ट को लेकर लगे आरोप पर जिला प्रशासन एक्शन मोड में अब आ गया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने आरोप लगाया है और आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। डीएम ने समिति से 15 दिन में मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। 3 सदस्यीय जांच टीम की कमान सीडीओ सौरभ गहरवार को सौंपी गई है। हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी या कर्मचारी क्यों न हो। उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लैब पर लगे आरोप सही पाए गए तो अन्य सभी लैब की ओर से दिए गए आंकड़ों की भी जांच कराई जाएगी। आरोप है कि कुंभ मेले के दौरान आने वाले तीर्थ यात्रियों और साधु संतों का बड़े पैमाने पर जो कोरोना टेस्ट किया गया था, उसको लेकर इसके नाम पर निजी लैब की ओर से फर्जीवाड़ा किया गया है। मामले ने तूल पकड़ा तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव ने हरिद्वार के डीएम को जांच कराने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर ही डीएम ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर कराउणी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ,
ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के शिकारपुर गांव में 34 लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप मच गया है। गांव को अब कंटेनमेंट जोन घोषित करने की तैयारियां की जा रही है। शिकारपुर गांव निवासी एक व्यक्ति की ब्लैक फंगस से मौत हो जाने के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने गाँव में 4 दिनों का जाँच कैंप लगाया था, जिसमें 34 ग्रामीणों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो वहीं 240 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इतनी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गांव की गलियों को भी सील कर दिया गया है। लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गांव वासियों में भी अब डर का माहौल बन गया है। ग्रामीणों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गांव में 2 सेंटर भी लगाए हैं। हमारे जो ये गांव है शिकारपुर, यहाँ पे 7 तारीख से अब और आज 12-13 तारीख तक कंटिन्यू हमारी आरटीपीसीआर हो रहा है कोविड का टेस्ट। और सर अभी तक हमारे 34 केस पॉजिटिव आ चुके हैं 11 तारीख की रिपोर्ट तक। 12 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और सर जो मतलब प्रशासन में उन्होंने सूचना दे दी है इसकी, और प्रशासनिक जो है कार्य जो अधिकारी लोग हैं वो अपना प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं। और 21 लोगों को हमने जो 34 लोगों में से 21 लोगों को अभी तक हमने अपना जो कोरोना किट जो दवाई है वो भी वितरित कर दी है। जो 18 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई थी 11 तारीख को पॉजिटिव की, तो उसका हमने कंटोनमेंट जोन बना दिया गया था। तो आज फिर और पॉजिटिव आया है, तो उसके लिए आज कंटोनमेंट जोन को बढ़ा दिया गया है। आज बल्लियाँ वगैरह बैरिकेटिंग कर दी जाएगी। कितनी आबादी लगभग बल्लियों के अंदर रहेगी? वो बल्लियों की आबादी लगभग 2200-2300 के आसपास पूरे गाँव को ले लिया गया। उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा भी प्रदेशवासियों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करेगा। इसके लिए सोमवार से सभी जिलों में चरणबद्ध अभियान शुरू किया जाएगा। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष विधायक ऋतु खंडूडी भूषण की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में मोर्चे के पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया कि कोरोना काल के चलते जनसेवा का काम लगातार जारी रहेगा। साथ ही अब हर जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। बैठक में महिला मोर्चा की ओर से कोरोना की दूसरी लहर में किए गए सेवा कार्यों पर विस्तृत चर्चा भी की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में सभी ने इस संकट के समय में एकजुट होकर सेवा कार्य किए हैं। महिला मोर्चा ने 1.25 लाख मास्क वितरित किए हैं, 50,000 भोजन के पैकेट, 10,000 सैनिटरी पैकेट वितरित किए गए हैं। और महिला मोर्चा के कोविड कंट्रोल रूम नंबर 3200 कॉल रिसीव किए गए हैं। और महिला मोर्चा ने पूरे प्रदेश रक्तदान शिविर का आयोजन करवाकर 415 यूनिट रक्तदान भी एकत्रित किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। पूरा देश इस वेले कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए से जुड़े राज्य के निजी चिकित्सक 18 जून को बाबा रामदेव पर कार्रवाई की मांग को लेकर अपने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करेंगे। आईएमए के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने बताया कि एलोपैथी डॉक्टर पर कई तरह के आरोप लगाने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार बाबा रामदेव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसे देखते हुए आईएमए ने राज्य भर में आंदोलन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सभी आईएमए के चिकित्सक उस दिन काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और जिला अधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। इसके अलावा सांसद और विधायक को ज्ञापन देंगे। डॉक्टर खन्ना ने बताया कि आईएमए 18 जून को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ओपीडी बंद करने पर भी विचार कर रहा है। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने 11 सूत्रीय मांगों पर आवाज बुलंद कर दी है। शासन की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए कार्मिकों ने 1 महीने के भीतर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस ने हनी ट्रैप की गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग युवकों को जाल में फंसाकर पैसे लूटने का काम करती थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए रुद्रपुर पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंग की 2 युवतियां भी इस गैंग में समेत है और एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया है। बता दें कि इससे पहले भी ये गैंग 3 युवकों को ब्लैकमेल कर हजारों रुपए ठग चुका है। मामले में एसपी सिटी ममता बोहरा ने बताया कि हनी ट्रैप पर युवकों को जाल में फंसाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। गैंग में 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और वहीं तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। फिर उसके आधार पर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। कोतवाली पुलिस में यामिन नाम का एक व्यक्ति जो कि लालकुआं का रहने वाला है, उसने शिकायत करी कि एक लड़की द्वारा उसे कॉल करके बुलाया गया और जब वो वहाँ पहुँचा उसके साथ वो लड़की इंटीमेट हुई और फिर इसके गैंग के अन्य मेंबर द्वारा ऑब्सीन वीडियो शूट करने के बाद ब्लैकमेलिंग इसके साथ की। तो ये जब सूचना मिली तो पुलिस ने फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग के 3 मेंबर्स को अरेस्ट किया है और फिर जानकारी के हमें प्राप्त की पता चला कि टोटल 7 मेंबर हैं, जिसमें 2 लड़कियां भी हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो लड़कियां हैं ये आसपास के लोगों को रैंडमली कॉल करती हैं और उनको उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश करती हैं और फिर उनको अकेले बुलाती हैं। और यहाँ पर जो घर यूज़ हुआ है वो कुलविंदर सिंह है, जो गैंग मेंबर है और उसका शांति विहार में घर है, तो उस घर को यूज़ किया गया है। तो वहाँ पे बुलाती हैं, अकेले उसके साथ इंटीमेट होती हैं और फिर उसके बाद उनके गैंग मेंबर जब वीडियो शूट कर लेते हैं तब उस वीडियो के आधार पर जो भी विक्टिम या एप्लीकेंट होता है। उत्तराखंड के तराई इलाके उधम सिंह नगर में पुलिस ने 8000 किलो यानी 80 क्विंटल चरस बरामद की है। पुलिस ने तस्करी के इस मामले में 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और जिसमें उत्तराखंड पुलिस के 2 जवान भी शामिल हैं, जो पिथौरागढ़ में तैनात थे। चरस की तस्करी का ये काला धंधा वर्दी की आड़ में किया जा रहा था। पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ की पुलिस लाइन में तैनात पुलिस के 2 कांस्टेबल समेत 4 लोगों की उधम सिंह नगर की किच्छा पुलिस ने 8008 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। एक कार से 1094 किलोग्राम जबकि दूसरी कार से 6914 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि दीपक पांडे और प्रभात सिंह बिष्ट पिथौरागढ़ पुलिस लाइन के जवान हैं। अन्य आरोपी विपुल सैला के पिता नैनीताल जिले में हेड कांस्टेबल हैं। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चरस की तस्करी में पकड़े गई पिथौरागढ़ पुलिस के दोनों कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। वहीं डीजीपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में भी अगर कोई पुलिसकर्मी आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के
ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां चोरी के शक में कुछ स्थानीय लोगों ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। दरअसल उधम सिंह नगर के जाफरपुर गांव में एक फैक्ट्री से लोहे के गार्डर और पानी की मोटर चोरी हो गई थी, जिसके शक के आधार पर 2 युवकों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद बेरहमी से दोनों युवकों की पिटाई कर दी गई। पिटाई के लिए प्लास्टिक का पाइप और लोहे के डंडे का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर किसी व्यक्ति को उन पर चोरी का शक था तो उसकी जांच पुलिस को सौंपनी चाहिए थी, पर यहां लोगों ने खुद ही शक के आधार पर दोनों को सजा भी सुना दी है और दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने भी घटना का न सिर्फ वीडियो बनाया बल्कि किसी भी बेरहमी से पिटाई करने वाले को रोकने की जरूरत नहीं समझी। तो वहीं घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले की जाँच करने की भी बात कही है। अभी आपके द्वारा ही बताया गया है कि अभी कुछ ऐसा कोई वीडियो वायरल हुआ है। अभी वो वीडियो को अभी हम मंगा के उसकी जांच कर रहे हैं। अगर वास्तव में अगर कोई इस टाइप की घटना घटित हुई है जिनके द्वारा भी ये कृत्य किया गया है, उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की। वहीं सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ ऐसा है जिसे देखकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो में पहाड़ से गिर रहा बोल्डर ठीक उस वक्त सड़क पर गिरता है जैसे ही एक बाइक सवार वहां से गुजर रहा होता है। किस्मत का खेल यही है कि बोल्डर बाइक सवार ठीक बगल से गिरा और वो बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि यह वायरल वीडियो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के गर्म पानी का है, जहां पहाड़ी से मलबा और बोल्डर तेजी से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है और नैनीताल से अल्मोड़ा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और शिप्रा नदी में जा गिरता है। ये बोल्डर उस युवक के पास से ठीक उस वक्त गुजरता है जब युवक कहीं जा रहा होता है और देखा जा सकता है कि जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ चंद माइक्रो सेकंड का फासला रह जाता है। वीडियो में मोटरसाइकिल चालक घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग में आगे बढ़ता नजर आता है। ये पूरा घटनाक्रम नैनीताल जिले के गर्म पानी क्षेत्र में फ्रैग पॉइंट के पास का है और घटना का वीडियो पहाड़ी के सामने बने रिजोर्ट से बनाया गया है। हालांकि वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद ये खबर बनाई गई है। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से हत्या की वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को बरेली रोड के पास दिलशाद के बगीचे में फेंक दिया गया। वहीं हत्या की इस वारदात से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी फिंगरप्रिंट्स और अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान केटरिंग का काम करने वाले सोनू गुप्ता के रूप में हुई है, जो कि उजाला नगर का रहने वाला है। पुलिस मृतक के परिवार की तहरीर के आधार पर कार्रवाई कर रही है। एसओजी और पुलिस की अन्य टीमें मामले के खुलासे को लेकर काम कर रही है। तो वहीं पुलिस ने मामले को जल्द सुलझाने का भी दावा किया है। आपको बता दें कि पुलिस मामले की तफ्तीश प्रेम प्रसंग के एंगल से भी कर रही है। बरेली रोड एक बगीचे पे आज सुबह एक शव के होने का पता चला। पुलिस बनभूलपुरा की मौके पे पहुंची है। शव की शिनाख्त हो गई है। सोनू नाम के एक व्यक्ति की है, जो कि उजाला नगर का रहने वाला है। जो प्रथम दृष्टया बॉडी के एग्जामिनेशन पे जो चीज़ पता चल रही है उसमें गले में निशान है रस्सी के। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी हत्या की गई है। परिजन यहाँ पे उपस्थित हैं। पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का सही कारण पता चलेगा और परिजनों की। फिलहाल के लिए आप उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ
ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार ने एम्बुलेंस पर पहले से लगे 28% टैक्स को कम करके 12% कर दिया है। इसकी उन्होंने जीएसटी काउंसिल से मांग की थी। डिप्टी सीएम ने यह जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद भी उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी निर्धारित करने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 6 सदस्यीय कमेटी के सभी सुझाव को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया। हरियाणा की ओर से 2 सुझाव दिए गए, जिनमें कोविड वस्तुओं पर जीएसटी रेट की छूट की समय सीमा बढ़ाने और विद्युत शवदाह पर मौजूदा टैक्स को कम करने के संबंध में थे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश की ओर से रखे गए सुझाव के तहत जीएसटी पर छूट की सीमा 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया। तो साथ ही प्रदेश के सुझाव पर विद्युत शवदाह पर मौजूदा टैक्स को कम करते हुए उसे 5% कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश के गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। शैलजा ने आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि बताएं कि गुड़गांव में शीतला माता मेडिकल कॉलेज का निर्माण आखिर कब होगा। सीएम को यह तो याद होगा कि उन्होंने 29 जून 2017 को गुड़गांव के खेड़की माजरा में मेडिकल कॉलेज बनवाने की घोषणा की थी। वादा किया था कि इसका निर्माण 2022 तक पूरा हो जाएगा। पीएम 27 सितंबर 2018 को इसका शिलान्यास कर चुके हैं। कॉलेज का निर्माण कार्य 4 साल बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि मनोहर सरकार की बुनियाद झूठ पर टिकी है। उनका ध्यान सेवाओं पर नहीं बल्कि दिखावे पर है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जनता ने कितनी पीड़ा यातना झेली, ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। अस्पतालों में न दवा थी, न बेड थे, ऑक्सीजन का तो दूर दूर तक पता ही नहीं था। न केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारी की, न राज्य सरकार ने। कोरोना जब पीक पर था तब बीजेपी जेजेपी का एक भी मंत्री कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकला। कोविड-19 से पीड़ित लोगों और परिजनों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। जनता सरकार के असली रूप को ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में फरीदाबाद जिले के किसानों ने पृथला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत को वीटा मिल्क प्लांट को शिफ्ट करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा, तो साथ ही विधायक से मांग की है कि इस प्लांट को फरीदाबाद में रहने दिया जाए ताकि किसानों का रोजगार बना रहे। विधायक नयनपाल रावत ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर इस प्लांट को यहीं पर रुकवाने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ने पर ग्राम पंचायत से इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को और पशुपालकों के रोजगार पर इस प्लांट के जाने से फर्क पड़ेगा, इसीलिए उनकी कोशिश रहेगी कि मुख्यमंत्री के समक्ष इस मांग को रखकर इस प्लांट को यहीं पर रोका जाए ताकि पशुपालकों और किसानों को कोई परेशानी ना हो। साहिब राम कहाँ से आए? छायासा से। क्या मांग है? आप किस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा? हमने ज्ञापन सौंपा है कि हमारा जो ये मिल्क प्लांट बल्लभगढ़ है, ये मिल्क प्लांट यहीं रहना चाहिए फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि अगर ये यहाँ से उठ के बावल चला जाता है तो यहाँ का किसान बेरोजगार हो जाएगा। यहाँ काफ़ी दूध की सेल होती है और किसानों का ही सीधा दूध यहाँ सोसाइटियों के माध्यम से आता है, और ये जो हमारा प्लांट है यहाँ रहना चाहिए ताकि हमारा जो यहाँ दूध का कारोबार है वो हमेशा के लिए चलता रहे। क्या आश्वासन दिया विधायक साहब? अब MLA साहब ने आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और इसको यहाँ रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे। के ये किसान और पशुपालक आज वीटा प्लांट जो उसको शिफ्ट होने की बात है उसको लेकर के मेरे पास आए हैं और इन्होंने कहा कि भाई इस तरह से ये प्लांट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा दूध है, जो सबसे ज्यादा सेल है, वो भी दूध का आवंटन भी, खरीदारी भी और सेल भी सबसे ज्यादा फरीदाबाद में होती है। और ये पुराने समय का जो ना सरकार की दी हुई सौगात है, तो ये सौगात यहाँ से नहीं जानी चाहिए। और मेरी भी कोशिश ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके और इस प्लांट को यहीं कहीं शिफ्ट करा लेंगे, कोई भी पंचायती जमीन देकर, जो भी जहाँ भी सूटेबल जगह होगी उसमें उसको शिफ्ट कराने का प्रावधान करेंगे। और क्योंकि पूरे हरियाणा में आधी से ज्यादा सेल जो वो केवल फरीदाबाद की है और खरीद भी फरीदाबाद में सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इस प्लांट को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। क्या परेशानी होगी अगर यहाँ से चला जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर जो है पशुपालक हैं, किसान हैं, ये सारा का सारा लोकल एरिया है। किसानों का यहाँ ज्यादा जो ना बोलबाला है। पशुपालक यहाँ हमारे यहाँ पे सब ज्यादा रहते हैं, तो अपने अपने दूध को ले जाकर के वो कहाँ बेचेंगे। और वैसे भी दिल्ली के नजदीक होने के कारण यहाँ की जो सेल है वो दिल्ली में बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इस मिल्क प्लांट का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके इस प्लांट को यहीं कहीं ना कहीं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ ਨੂੰ बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के मरीजों का ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 17 नए मरीज मिले हैं, जबकि 13 मरीजों की जान चली गई। सबसे ज्यादा 7 मौतें फरीदाबाद और 4 मौतें हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हुई, जबकि 2 मौत करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हुई। प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 137 मौतें हो चुकी है। वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा लगभग 1290 हो गया। 7 मई को फंगस का पहला केस मिलने के बाद से अब तक प्रदेश सरकार व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं कर पा रही। अभी भी प्रदेश सरकार एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के लिए केंद्र पर निर्भर है। मरीजों को जरूरत के मुताबिक इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने से मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं कम पड़ने लगी है। इसका खामियाजा लोगों को अपनी जान को गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व और आपदा प्रबंध विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि पूरे हरियाणा राज्य में स्वामित्व योजना का कार्य आगामी 90 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करके गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए और कहा कि पूरी लगन और समर्पित भाव से इस योजना को सिरे चढ़ाने का काम किया जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना को सबसे पहले हरियाणा राज्य में लागू किया था और उसके बाद केंद्र सरकार ने इस योजना की खूबी को देखते हुए पूरे देश में लागू किया। उन्होंने कहा कि ये योजना अब पूरे देश में लागू की जा चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि इस योजना को सबसे पहले हरियाणा राज्य अपने यहां पूरा करेगा। हरियाणा की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।